ठीक है, 1 मिनट चालू करते हैं हम लोग, है ना। गुड इवनिंग यार। 1 मिनट रुक जाओ, हम चालू करते हैं ना। देखो, याद है हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक चैप्टर टॉपिक चालू किया था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। याद है? तो देखो मेरे साथ साथ उसका डायग्राम बनाते जाओ। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में बेसिकली क्या होता है, दो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स होते हैं। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। फिर इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में आपका क्या होता है, एक कोर होता है। क्या होता है? आपका एक सॉफ्ट आयरन का कोर होता है। तो ये क्या है, ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर है। क्या है? ये एक सॉफ्ट आयरन का कोर होता है, और इस कोर के ऊपर क्या होता है, एक वायर लपेटा हुआ होता है। क्या लपेटा होता है? एक वायर लपेटा होता है, और ये आगे जाके आपका एक स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है। ऊपर आपका मीटर होता है, तो ये बताता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होती है, इस तरीके से आपकी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या होती है यहाँ पे? इस तरीके से होती है आपकी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से। तो ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? ये है आपकी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन से मैग्नेट्स है? ये है आपके सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स। ये क्या है? ये है आपकी स्पाइरल स्प्रिंग, और ये आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। तो सबसे पहले साइड में लिखो कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, लिखो अपनी कॉपी में। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखो अपनी कॉपी में। व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल is placed in magnetic field, when a current carrying coil is placed in magnetic field, comma, it experiences torque। तो उस पे क्या लगता है? टॉर्क लगता है। टॉर्क का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज पे फोर्स लगता है ना, तो वो चीज चलना चाहती है। लेकिन किसी भी चीज पे टॉर्क लगता है ना, तो वो घूमना चाहती है। एंड इट रोटेट्स, और आपकी कॉइल क्या करेगी? रोटेट करेगी। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, उस पर टॉर्क लगेगा, एंड इट रोटेट्स, और वो घूमेगी। तो पता है होगा क्या? तो अपनी कॉइल घूमेगी, क्योंकि कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगा रही है। सब अपने नोट्स चेक करो, तो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें टॉर्क का एक फॉर्मूला लिखवाया था, NIAB, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड। चेक करो लास्ट क्लास में। और देखो होगा क्या, जैसे ही ये कॉइल घूमेगी तो आपकी स्प्रिंग कंप्रेस होगी, तो आपकी स्प्रिंग एक उल्टा टॉर्क लगाएगी। आपकी स्प्रिंग क्या करेगी? एक उल्टा टॉर्क लगाएगी, और वो होगा आपका के थीटा। तो होगा क्या, अब जैसे ही कॉइल से करंट पास करोगे तो कॉइल घूमेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कॉइल पे कितना टॉर्क लगा रही है? इतना। नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही आपकी कॉइल गोल गोल घूमेगी, तो वहां पे एक स्प्रिंग लगी है, तो वो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी, तो आपकी स्प्रिंग एक उल्टा टॉर्क लगाएगी। कितना लगाएगी? के थीटा। तो कॉइल विल स्टॉप व्हेन, जब दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे। व्हेन टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग। तो जब दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे, तो आपकी कॉइल घूमना बंद कर देगी। तो जब दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे, ताकि कॉइल घूमना बंद कर देगी। तो कॉइल विल स्टॉप व्हेन टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग। बस ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इसको अपन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, मूविंग
कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, देखो दो सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स होते हैं, उनके बीच में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। बीच में एक कोर होता है, वो किसका बना होता है, सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है, उसके ऊपर आपका वायर लपेटा होता है, ऊपर एक स्पाइरल स्प्रिंग होती है, ऊपर आपका मीटर है। तो जैसे ही अपन इस कॉइल से करंट पास करते हैं तो कॉइल घूमती है, क्योंकि कॉइल पे टॉर्क लगता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना टॉर्क लगाती है, इतना। पर जैसे ही थोड़ा सा भी कॉइल घूमेगी ना, ताकि स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, तो स्प्रिंग उल्टा उल्टा टॉर्क लगाएगी। स्प्रिंग कितना लगाएगी, के थीटा। तो जब वो दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों उल्टे लग रहे हैं, ताकि कॉइल घूमना बंद हो जाएगी, तो टाउ बी इक्वल टू टाउ एस। तो कॉइल विल स्टॉप व्हेन दिस, लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो। और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आएगी, फिर उस इक्वेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लिया, आगे बढ़ू मैं। यस सर। तो देखो, अब अपन इक्वेशन बना लेते हैं। यहां से क्या इक्वेशन बन रही है, देखो ये मिट जाएगा है ना, मैं इसको सेव नहीं कर पाऊंगा आज। नेक्स्ट क्लास से ये नोट्स की दिक्कत नहीं आएगी, पर आज मुझे मिटाना ही पड़ेगा इसको। मिटा दो इसको मैं। यस सर। ओके, तो अपनी इक्वेशन क्या बनी, टाउ बी इक्वल टू टाउ एस, तो एन आई ए बी इक्वल टू के थीटा। तो मतलब आई का फॉर्मूला क्या बना, के थीटा अपॉन एन ए बी। तो इससे क्या पता पड़ता है, इससे यह पता पड़ता है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन है। तो मतलब आपका जितना ज्यादा स्प्रिंग घूमेगी, उतना ज्यादा का करंट फ्लो कर रहा है। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, आई इक्वल टू के थीटा अपॉन एन ए बी। और याद रखना, यहाँ पे थीटा आपको किस में लेना है, रेडियन में। गलती से भी डिग्री में मत ले लेना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अगर तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट नहीं करना आता है, तो वो अपन सीख लेंगे, वो शर्माने की बात नहीं है। तो गलती से भी डिग्री में पुट मत करना, वरना गलत हो जाएगा। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। लिख लो। ठीक है, लिख लिया। अब एक टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, करंट सेंसिटिविटी। इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन आई। मतलब इसको बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, थीटा अपॉन आई। तो अभी अपन ने निकाला कि थीटा अपॉन आई, तो आई क्या था, याद है अपना क्या फॉर्मूला था, एन आई ए बी इक्वल टू के थीटा, यही था। तो यहीं से निकाल देते, देखो आई को नीचे लेके आओ, तो थीटा अपॉन आई क्या बन जाएगा, एन ए बी अपॉन के। अब आई को नीचे लेके आओ, के को वहां लेके जाओ, तो बेसिकली आपका ये क्या बन गया, तो फॉर्मूला बन गया एन ए बी अपॉन के। तो ये है आपकी करंट सेंसिटिविटी, लिख लो अपनी कॉपी में। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ए मतलब एरिया ऑफ कॉइल होता है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, और के का मतलब होता है टॉर्सनल कांस्टेंट। के का मतलब क्या होता है, टॉर्सनल कांस्टेंट। लिख लो अपनी कॉपी में। सर के की वैल्यू क्या थी? वो स्प्रिंग की होती है यार, वो तो अपने को क्वेश्चन में दे रखी होगी। मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना अभी, तो समझ में आ जाएगा। वो क्वेश्चन में दे रखी होगी, वो अपन ऐसे याद करके नहीं जा सकते। हर स्प्रिंग की अलग अलग होती है। जैसे मान ली स्टील की स्प्रिंग है, तो उसका के बहुत ज्यादा होगा, है ना, स्टील तो काफी मजबूत होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, वोल्टेज सेंसिटिविटी।
वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन वी, मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो थीटा अपॉन वी, देखो ओम्स लॉ क्या बोलता है, वी को अपन क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं। ओम्स लॉ क्या बोलता है, वी इक्वल टू आई आर, पर थीटा अपॉन आई तो अभी अपन ने निकाला, एन एस बी अपॉन के और आर, तो ये आ गया वोल्टेज सेंसिटिविटी। यहाँ पे आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, लिख लो अपनी कॉपी में, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल लिख लो, लिख लो फॉर्मूला करंट सेंसिटिविटी का, और वोल्ट लिख लो, फॉर्मूला लिख लो। वन सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो वोल्टेज के लिए कितना सेंसिटिव है, मतलब वोल्टेज चेंज होने पे कितना डिफ्लेक्शन चेंज होगा, और करंट के लिए कितना सेंसिटिव है, मतलब करंट चेंज होने पे डिफ्लेक्शन कितना चेंज होगा। तो ये मतलब होता है सेंसिटिविटी का। हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक सेंसिटिविटी होती है, हर इंस्ट्रूमेंट की दुनिया में। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें, डाउट है तो पूछो। ओके, डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, हाउ विल current sensitivity and voltage sensitivity change, how will current sensitivity and voltage sensitivity change if number of turns are increased। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देंगे, बताओ। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए बी बाय के होता है, और वोल्टेज वाले का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए बी अपॉन के आर होता है। तो आप मुझे बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे करंट सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा और वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा, सोचो। एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो, अगर तुम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे एरिया पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट की उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, के स्प्रिंग का उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो एन बढ़ेगा तो आपका करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे तुम एन बढ़ाओगे तो एरिया तो नहीं बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं बढ़ेगा, के तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन आर रेजिस्टेंस है। और तुम्हें पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, जितना लंबा वायर होता है ना उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है। तो अगर मान लो पहले तुम्हारे पास 3 टर्न्स थे, अगर तुम मान लो अब 6 टर्न्स कर दो, ताकि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स डबल करोगे तो लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, दोनों अपना इफेक्ट खत्म कर देंगे, तो नो चेंज। थीटा है श्योर है, वो मैं इसको ऐसे ही लिखता हूं यार। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे करंट सेंसिटिविटी बढ़ती है लेकिन वोल्टेज नहीं चेंज, क्यों, बिकॉज if n increased then length increased, length increase तो r increase, तो होगा क्या, दोनों अपना इफेक्ट खत्म कर देंगे। आया समझ में कि नहीं समझ में आया, किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। इसके साथ तुम्हारा गैल्वेनोमीटर खत्म होता है। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, वरना पे न्यूमेरिकल करेंगे फिर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सर आप पूछो। सर आर एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है। आर, हाँ हाँ, डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है ना, क्योंकि देख तू देख, हाँ। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, देख अगर 3 की जगह 6 टर्न करेगी तो वायर डबल चाहिएगा, तो वायर की लेंथ बढ़ेगी तो तू बता रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ही है ना। यस सर। तो बस रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो दोनों अपना इफेक्ट खत्म कर देंगे।
तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट सेंसिटिविटी आता है। ओके सर। देख लो इसको अपनी सर पूछो। सर जरूरी थोड़ा है कि अपन अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पे अपन जिन्हें एज्यूम कर रहे हैं कि एरिया कांस्टेंट है। तू मुझे बता, मैं तेरा क्वेश्चन समझ गया। देख ये हटा दो, ये लिखा सब लोगों ने। यस सर। ओके देखो, इसे मतलब मुझे एक बात बताओ, सपोज करो कि 3 टर्न्स है और मान लो रेडियस आर है, ठीक है? तो आप मुझे बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी? 3 टर्न्स है पर हर का 2 पाई आर, तो 3 इंटू 2 पाई आर होगा। अगर यही मान ले मैं 6 टर्न्स कर दूं तो 6 इंटू 2 पाई आर नहीं हो जाएगा? तो लेंथ तो एकदम डबल नहीं हो गई। और आर का फॉर्मूला क्या होता है जनरल? रो एल बाय होता है कि नहीं होता है? ओके सर। तो अगर लेंथ डबल करोगे तो आर डबल होगी कि नहीं होगी? यार होगी ना। ओके, एक चीज याद रखना, वो जो के था ना टॉर्सन कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट, उसकी यूनिट लिख लो यार। मुझे लगता है कि तुम लोग उसकी यूनिट में कंफ्यूज हो जाओगे। इसकी यूनिट लिख लो अपनी कॉपी में, न्यूटन मीटर अपॉन रेडियन लिख लो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। सब अपने पेन उठा लो, क्योंकि सब नोट्स लिख रहे हो, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर has coil of length 2 मीटर and breadth 1 मीटर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स आपको 20 दे रखे। कितने दे रखे? नंबर ऑफ टर्न्स आपको 20 दे रखे और रेजिस्टेंस आपको दे रखी है उसकी 20 ओम। तो लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ कितनी दे रखी है? 1 मीटर, 1 मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स 20 दे रखा है और रेजिस्टेंस कितनी दे रखी? 20 ओम। इफ magnetic field is 20 Tesla and K is 2 Newton meter per radian, find deflection, current sensitivity, voltage sensitivity if current is if I equal to 2 ampere is passed through it। सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर? तो क्वेश्चन है, आपके पास एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसके अंदर एक कॉइल है जिसका लेंथ 2 मीटर है, ब्रेड्थ 1 मीटर है, नंबर ऑफ टर्न्स 20 है, रेजिस्टेंस 20 ओम है। आपको दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड 20 टेस्ला है, तो के आपको 2 दे रखा है। आपको बताने की एक तो भाई डिफ्लेक्शन कितना होगा, मतलब थीटा। एक आपको बताना है करंट सेंसिटिविटी कितनी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी है, कितना, जब आपने 2 एम्पियर का करंट पास किया था। करो, ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? एन आई ए बी इक्वल टू के थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा? एन आई ए बी अपॉन के। बस, नंबर ऑफ टर्न्स 20, करंट कितना है? 2 एम्पियर है, एरिया कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 2, मैग्नेटिक फील्ड कितनी? 20 टेस्ला, और नीचे के कितना आ जाएगा? एन आ गया, आई आ गया, ए आ गया भी, और के कितना है? 2 ही दे रखा है। तो कितना आ गया चेक सर करो। 800। और बहुत ज्यादा ही आ गया यार ये तो। इतना नहीं आएगा तुम्हारा, तो ये 1.5 के अंदर ही आएगा वैसे आंसर, है ना एग्जाम में। टेंशन मतलब, ये तो मैंने वैल्यूज दी, ज्यादा आ गया थोड़ा, इतना नहीं आता है। थीटा अपॉन आई एन ए बी बाय के निकाल लोगे, और थीटा अपॉन वी एन ए बी अपॉन के आर निकाल लोगे। एक बार अपन क्वेश्चन करते तो पता है क्या होता है? कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार वैल्यू तो पुट करनी है, बस क्वेश्चन पढ़ के कर देंगे वैल्यू पुट। इसलिए क्वेश्चंस करने जरूरी होते हैं। एक शॉर्ट लिखी हुई यहाँ पे मैंने, एक ठीक है। इसके साथ तुम्हारा मूविंग कॉयल
गैल्वेनोमीटर खत्म होता है। किसी को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार, कोई भी डाउट है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कि सर ये डाउट आ रहा है तो आप पूछ लो। कोई डाउट है कि आगे बढ़ूं मैं? ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में। सबको ये याद है? मैग्नेटिक मोमेंट, निया, भूल तो नहीं गए? बहुत बार पढ़ाता हूं मैं। मैग्नेटिक मोमेंट निया, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। सबको याद है फॉर्मूला? एम होता है निया, NIA, निया। तो देखो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। सोलेनॉइड एज बार मैग्नेट, स्लैश करके लिखना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड आउटसाइड, सोलेनॉइड के बाहर, क्योंकि अंदर तो मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं कि अंदर तो कितनी होती है। देखो सपोज करो कि तुम्हारे पास ये एक सोलेनॉइड है। सपोज करो कि आपके पास ये क्या है, एक सोलेनॉइड है, ठीक है। और मान लो कि आपको दे रखा है कि ये सोलेनॉइड की एक्सिस है। ये क्या है? आपको दे रखा है कि ये सोलेनॉइड की एक्सिस है, और मान लो कि ये सोलेनॉइड का सेंटर है। ये क्या है? ये सोलेनॉइड का क्या है? सेंटर है। तो देखो अगर कोई तुम्हें ये पूछे कि बताओ सेंटर से r दूरी पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, क्योंकि जो पॉइंट एक्सिस पे होता है ना उसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? μ0/4 पाई 2m/r³। तो μ0/4 पाई तो तुम्हें ही पता है कांस्टेंट है। r, r मतलब रेडियस नहीं है, r का मतलब है ये डिस्टेंस, कौन सी? सेंटर से आपका पॉइंट कितना दूर है। अब m कैसे निकालेंगे? तो m का फॉर्मूला क्या होता है? निया होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। तो मान लो नंबर ऑफ टर्न्स आपको n दे रखे, करंट आपको IA दे रखा है, एरिया मान लो πr²। मान लो आपको इसका रेडियस r दे रखा है, तो एरिया कितना आ जाएगा? πr²। तो ये आ जाएगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट। लिख लो। तो सोलेनॉइड की एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है बाहर और सेंटर से कितनी दूरी पे? r दूरी पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? μ0/4 पाई 2m/r³। m होता है निया, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। r का मतलब होता है सेंटर से कितना दूर है। आप कंफ्यूज हो ना, इसको आप बड़ा r कर दो, रेडियस को, वरना होगा क्या? छोटा r और बड़ा r में कंफ्यूज हो जाओगे। तो r यहाँ पे रेडियस है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है? μ0/4 पाई 2m/r³। और μ0 की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है। 2 की जगह 2 पुट करना है, m यहां से निकाल लेना। m मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इंटू कितना करंट है इंटू एरिया कितना है। एरिया कितना है? πr²। r मतलब आपका जो पॉइंट है वो सेंटर से कितना दूर है, ठीक है। लिख लो। तो r का मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में इसको। ठीक है। अब मैंने देखा है कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन में छोटा एन दे देते हैं। छोटा एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो कई बार क्वेश्चन में छोटा एन दे रखा होता है, तो छोटे एन का फॉर्मूला होता है n/l। तो नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कितने टर्न्स है अपॉन कितनी लेंथ है। तो तुम्हें ना इसको ऐसे ऐसे बड़ा एन निकाल सकते हो, n×l करके। एक क्वेश्चन में कराता हूं अभी न्यूमेरिकल, तुम्हें समझ में आ जाएगा। पर याद रखना कि सोलेनॉइड की एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है जो सोलेनॉइड के बाहर है, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? इतनी होती है। 0। जीरो कैसे हो गया? जीरो कैसे हुआ यार?
और छोटा n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तुम्हें ऐसा दे रखा होगा जैसे मैं एग्जाम में कि 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर, ऐसा दे देते कई बार। ठीक है, देखो मिटा दो इसको, मैं लिख लिया सबने। तो देखो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। देखो सॉल्व अ सोलेनोइड of length 10 centimeter has 200 turns and area of 2 centimeter square. ठीक है, if current in solenoid is 2 ampere, comma, find magnetic field at a point 100 meter on axis from center. 100 मीटर अवे कर देना, 100 मीटर अवे ऑन एक्सिस फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर से 100 मीटर दूर है आपका पॉइंट, वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आया तो सबसे पहले अपने को क्या करने का है, फॉर्मूला लिखने का है। तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। अब तुम बोलोगे सर म्यू नॉट तो देखो दे रखा है, 4 पाई दे रखा है, 2 दे रखा है, और छोटा आर भी क्या दे रखा है 100 मीटर। तो सर छोटे आर की भी टेंशन नहीं है। अब हम एम निकाल लेते हैं। एम कैसे निकालेंगे, नियम। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे, 200। करंट कितना दे रखा है, देखो 2 एम्पियर मतलब 2। एरिया देखो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कैसे करोगे, 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके। तो ये देखो एम भी आ गया, आगे तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की नहीं आई। आया समझ में, लिख लो अपनी कॉपी में। सब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ अपॉन 4 पाई इंटू 2, और एम की वैल्यू कितनी है 200 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴, और नीचे आर का क्यूब, तो नीचे क्या आ जाएगा 100 का क्यूब, और यूनिट क्या आ जाएगी टेस्ला। बस ये है, लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। बस में एक टॉपिक और बाकी है, इक्वेटोरियल वाला, फिर ये खत्म हो जाएगा। इसको लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो, किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हो कि सर यार ये चीज समझ में नहीं है हमको, यार आप ही बता दो। कुछ पूछना है ऐसा टॉपिक तो आप पूछ सकते हो मेरे से यार। ओके, बता दो इसको मैं। नेक्स्ट लिखो अपनी कप में, मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल एक्सेस। तो अब तुम बोलोगे सर इक्वेटोरियल एक्सेस क्या होता है। तो देखो सपोज करो कि आपके पास ये एक सोलेनॉइड है, बाकी सब कुछ सेम है, जो पहले था वो सब कुछ सेम है। बस याद रखना इक्वेटोरियल मतलब अब आपका जो पॉइंट है वो सेंटर से आर दूरी पे है, लेकिन एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो यहां पे इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे 2m नहीं होता है, यहाँ पे होता है m अपॉन आर। बस ये, ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में। पर एक चीज याद रखना कि तुम्हें याद है कि सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाते, देखो अपन ऐसे बनाते। तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है, अगर तुम्हें याद हो तो। एक तो अपनी एक्सिस से पास कर जाती है, और एक ऐसी होती है, याद है, इस तरीके से।
तो इक्वेटोरियल पे अगर मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ है, सॉरी एक्सियल पे अगर उधर की तरफ है, तो इक्वेटोरियल पे पीछे की तरफ होती है। क्योंकि वो लाइन ऐसे निकल के फिर घूम के ऐसे आती है। तो कोई तुम्हें पूछे कि एक्सियल पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो इक्वेटोरियल पे कहाँ होगी? उसके पीछे की तरफ। और एक्सियल पे वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। इक्वेटोरियल पे क्या होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। तो कहाँ पे ज्यादा होती है? एक्सियल पे। कहाँ पे कम होती है? एकदम आधी होती है इक्वेटोरियल पे। लिख लो अपनी कप में फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो लाइन लिखो अपनी कप में। वंश ये फॉर्मूला तेरा बायोट-सैवर्ट से आता है, बायोट-सैवर्ट लॉ से, है ना? तो अपने को उसमें आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को वो करने से कोई सेंस भी नहीं बनेगा। अपने को सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है इसका। तो मैं अगर पता करना है कि तेरे फॉर्मूला बना कैसे, तो इसकी रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है। अगर बहुत जिज्ञासा है तो आराम से मैं तुम्हें भेज दूंगा, आराम से पढ़ लेना। और पूरा 40 मिनट का है, कोई सेंस नहीं है, सिर्फ उठपटांग चीजें कर रखी है उसमें। आंसर याद रखना है तुम्हें। तो एक चीज याद रखना अपनी कप में, एक लिखो अपनी कप में, एट एक्सियल पॉइंट M and B are parallel. At equatorial point, comma, M and B are opposite. अब मैं सिखाया एक्सियल पे अगर मैग्नेटिक मोमेंट उधर है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी उधर होती है, लेकिन इक्वेटोरियल पे अगर मैग्नेटिक मोमेंट इधर है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होती है, मतलब मैग्नेट की अपोजिट होती है मैग्नेटिक। ठीक है, बस एक लास्ट चीज और बाकी है, फिर अपना ये पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा और फिर अपन चालू करेंगे। बहुत बढ़िया यूनिट है, EMI एंड AC। बहुत आसान यूनिट है, बहुत बढ़िया है, एक बार ये लिख लो। बस एक लास्ट टॉपिक और बाकी है, फिर ये खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, ये याद रखना, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि एक्सियल पॉइंट पे M और B पैरेलल है, इक्वेटोरियल पे अपोजिट होते हैं। और लास्ट टॉपिक लिखो अपनी कप में, टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो अब इस टॉपिक को समझना तुम। देखो सपोज करो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ है, और मान लो कि आपके पास एक मैग्नेट है जो ऐसे पड़ा हुआ है। मान लो कि आपके पास एक मैग्नेट है जो इस तरीके से पड़ा हुआ है, साउथ और नॉर्थ। तो अभी ये मैग्नेट इक्विलिब्रियम में, किसमें? इक्विलिब्रियम में, मतलब इस मैग्नेट का M भी इधर की तरफ है और B भी इधर की तरफ है। लेकिन सपोज करो कि आप इस मैग्नेट को थोड़ा सा मोड़ते हो, ऐसे कर देते हो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। मान लो कि आप क्या करते हो, मैग्नेट को थोड़ा मोड़ते हो थीटा से। तो आप मुझे बताओ टॉर्क कितना लगेगा? था टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? MB sin थीटा। लेकिन अगर एंगल छोटा हो, तो अगर तुम्हें नहीं पता है, अगर एंगल छोटा हो तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। तो अगर एंगल छोटा हो तो साइन थीटा को थीटा, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? MB थीटा। और आगे माइनस लगा दो। माइनस क्यों? क्योंकि अगर आप मैग्नेट को थोड़ा सा भी ऐसे करोगे और छोड़ोगे तो मैग्नेट अपने आप अपनी जगह पे आ जाएगा। तो मैग्नेट में जो टॉर्क लगेगा वो उल्टा लगेगा,
इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस एम बी थीटा, और टॉर्क होता है आई अल्फा इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो यहाँ पे आई का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिख लो, गलती से भी इसको करंट पुट मत कर देना। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा का मतलब होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, एम तुम्हें पता ही है, बी तुम्हें पता ही, थीटा तुम्हें पता ही है। तो इसको सॉल्व करने पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है 2 पाई, एक सेकंड, इसको सॉल्व करने पे ओमेगा का फॉर्मूला आता है रूट ऑफ एम बी अपॉन आई, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन एम बी। तो बेसिक बात तो ये है, तुम्हें ये फॉर्मूला रट के जाना है कि अगर आपके पास कोई मैग्नेट है जो मैग्नेटिक फील्ड में शांति से पड़ा हुआ है, लेकिन मान लो कि तुम इस मैग्नेट को थोड़ा टेढ़ा करते हो और छोड़ते हो, तो वो क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो ऑसिलेट करने का टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई रूट ऑफ आई बाय एम बी। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम मैग्नेटिक मोमेंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। और कैसे निकाला देखो, मैंने थोड़ा सा इसको घुमाया तो टॉर्क का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा, पर मैंने क्या कहा, थोड़ा सा घुमाया तो एंगल कम है, तो एंगल छोटा होता है, तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, टाउ क्या हो जाएगा एम बी थीटा। लेकिन आप मैग्नेट को जैसे ही छोड़ोगे ना वापस उल्टा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा दो, टाउ क्या आ गया माइनस एम बी थीटा, टाउ होता है आई अल्फा इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा और ओमेगा मिल जाएगा। ये है तुम्हारा टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, लिख लो अपनी कॉपी में। और यहाँ पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ना कि करंट है, लिख लो। और तुम्हें नहीं पता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है, मान लो 11वीं क्लास बिल्कुल नहीं पढ़ी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तुम्हें देखते ही पता पड़ जाएगा, तुम्हें आई दे रखा है, ठीक है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। अब किसी को कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, लिख लो। अब किसी को कोई भी डाउट है तुम अपने आप को अनम्यूट करो और मुझसे पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं, लिख लो ये फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले लिख लो अपनी कॉपी में। मुझे पता है मैं 2 दिन से तुम्हें डीपीपी नहीं भेजी है, लेकिन लैपटॉप का इशू था। आज तुम्हें डीपीपी मिल जाएगी इस चैप्टर की, है ना, आज तुम्हें सर मैग्नेटिज्म की मिलेगी और तुम्हें इस चैप्टर की मिलेगी, चैप्टर नंबर 5 की। सर आप पूछो। सर टी कैसे आया? देख, इसको मिटा दूं, सब में लिख लिया ये, यस यस सर। सर। देखो, तो आई अल्फा कितना आया, माइनस एम बी थीटा आया, तो अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस एम बी अपॉन आई थीटा लिख सकते हैं। ये एसएचएम की इक्वेशन है, सिंस क्योंकि ये टॉपिक इतना डिटेल में नहीं था इसलिए मैं सीधा लिखवा दिया। ये एसएचएम की इक्वेशन होती है, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो कंपेयर करने पे ओमेगा आ जाता है रूट ऑफ एम बी बाय आई, कंपेयर करने पे। बट ओके सिंस सर। अपने अपने को ये पूछना तो है नहीं, तो अल्फा आ गया इतना और ओमेगा आ गया, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी। तो ये कितना आ गया रूट ऑफ एम बी बाय आई, तो आपका टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई को उधर भेज दे तो रूट ऑफ आई अपॉन एम बी। ओके सर। लिख लो, यश आप लिख लो बेटा इसको। वैसे तो सीधा इसके बाद भी लिख सकते हो, इस इक्वेशन के बाद सीधा आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने ही पता पड़ जाता है कि अल्फा माइनस थीटा है तो ये एसएचएम है। ओके यार,